जीएस जर्नी की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी यात्रा भारत की राजव्यवस्था से शुरू हुई है। भारत की राजव्यवस्था के पहले अंक में हमने ये जानने की कोशिश की थी, जो पहला क्लास था उसमें, कि किस समय कौन से एक्ट आए थे। और आज हम बारी बारी से उस एक्ट की ओर चलेंगे। उसकी शुरुआत जहाँ से, जो लिस्ट हमने बनाया था उसमें हम पहले से अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अपने सफ़र को आगे बढ़ाने से पूर्व एक संशय जो शायद आपको पिछले क्लास के में पैदा हुआ होगा, वह 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में वायसराय लिखा गया था एल्गिन प्रथम। तो किसी किसी विद्यार्थी के अंदर ये संशय पैदा होगा कि 1856 से 1862 ईस्वी तक तो कार्यकाल कैनिंग का था। 1856 से 1862 में कार्यकाल कैनिंग का है और वहाँ लिखा गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और लिखा हुआ है एल्गिन प्रथम। तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था 1861 ईस्वी में। और उस परिषद अधिनियम को जब भारत में लाया गया, भारत जब आया तो वर्ष हो चुका था 1862, इसलिए परिषद अधिनियम का वर्ष आप 1862 नहीं लिख सकते। 1861 का ही भारतीय परिषद अधिनियम था, परंतु जब वह भारत आया तो उस समय कैनिंग नहीं था, कैनिंग हट चुके थे और एल्गिन प्रथम का कार्यकाल शुरू हो चुका था। ध्यान में रखना है, कैनिंग का ऐसे कार्यकाल पूछेगा तो 1856 से 62 रहा है, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था और इसे भारत में आते आते 1862 हो चुका था। कैनिंग का कार्यकाल खत्म हो चुका था, एल्गिन का कार्यकाल शुरू हुआ था। लेकिन ये था, संशय दूर करने के लिए मैंने इसका जिक्र किया। और आज हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी से। 1757 ईस्वी के बाद जब कंपनी शासन की शुरुआत हुई तो कंपनी के कर्मचारियों की अनुशासनहीनता, उनकी स्वार्थपरक प्रवृत्ति के कारण काफ़ी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। जब इसकी सूचना ब्रिटिश संसद को हुई, ब्रिटिश संसद को इसका भान हुआ, एहसास हुआ कि कंपनी का जो शासन है करप्शन से भर गया है, तो इसको जानने के लिए, इसकी जांच करने के लिए एक गुप्त कमेटी गठित किया गया। उस गुप्त कमेटी का गठन जो किया गया, कमेटी गठित किया गया, उसने 1772 ईस्वी में, ध्यान में रखना, कमेटी गठित की गई और उसने 1772 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उन दिनों ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ थे। तो नॉर्थ के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने एक गुप्त कमेटी गठित की जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1772 ईस्वी में। उसी के आधार पर 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पहला, कहा जा सकता है कि कंपनी के शासन की शुरुआत में पहला लिखित संविधान भेजा। गौरतलब हो, इससे पहले 1600 ईस्वी, 1726 ईस्वी में राजलेख, जिसे चार्टर कहते हैं, वो सब आ गया था। परंतु अगर हम लिखित रूप से कंपनी को जो कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भेजा गया पहला लिखित संविधान कह लें, लिखित नियम कह लें, तो वह था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का जो अधिकृत नाम था वह था ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम। अर्थात अगर हमसे ये पूछा गया कि जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट, नियमन अधिनियम का अधिकृत नाम क्या था, आधिकारिक नाम क्या था, ऑफिशियल नेम, तो उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम। स्वाभाविक है, इस अधिनियम ने कंपनी में के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उस पर नकेल कसने की कोशिश किया और इसके लिए उसने जो इस अधिनियम में प्रमुख प्रावधान किए थे उस पर एक नज़र हम डालते हैं। उस जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे उसमें सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट गठित किया जाएगा, इसका उल्लेख था। और इसके आधार पर 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ध्यान में रखना है हमें, कलकत्ता केस में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख, यानी गठन का प्रावधान किस में किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में। और स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें 4 न्यायाधीश होने थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश जिन्हें अवर न्यायाधीश कहते हैं। एक जो मुख्य न्यायाधीश थे, जब पहली बार 1774 ईस्वी में गठित हुआ तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा देना शुरू किया न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति अर्थात कि जज चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा एम्पे, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। 3 अवर न्यायाधीश थे। अब एक बात ध्यान में रखनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया है और आप उसके निर्णय के विरुद्ध, उसके फैसले के विरुद्ध अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कहाँ कर सकते थे? तो अपील करने के लिए व्यवस्था दी गई प्रिवी काउंसिल में, जा उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते थे। और प्रिवी काउंसिल अर्थात लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कलकत्ता में स्थित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अगर अपील करनी हो तो कहाँ किया जा सकता था? प्रिवी काउंसिल लंदन में। चलिए, ये पहला प्रावधान था। दूसरे प्रावधान क्या किए गए कि जो 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इसमें मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और कलकत्ता के गवर्नर अर्थात बंगाल के गवर्नर, कलकत्ता प्रेसिडेंसी अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी, तो जो कलकत्ता के गवर्नर थे उनको अब कलकत्ता के गवर्नर को अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। ध्यान में रखना है, कलकत्ता वाले गवर्नर से हो गए गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल जो हैं यानी गवर्नरों के हेड हो गए और उनके लिए एक प्रशासक मंडल बनाया गया। ठीक है, प्रशासक मंडल में 5 सदस्य हुए, जिनमें एक तो गवर्नर जनरल थे खुद और 4 अन्य थे। जो 4 अन्य सदस्य थे उनको कहा गया गवर्नर। तो ध्यान में रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट ने पूरे भारतवर्ष में जो 3 प्रेसिडेंसी थी उसमें से बंगाल प्रेसिडेंसी को मुख्य प्रेसिडेंसी बनाते हुए अन्य 2 प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया और एक प्रशासक मंडल गठित किया, जिसके एक चीफ यानी उसके जो मुख्य थे वो थे बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर, जिनको कि अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 4 अन्य जो थे वो गवर्नर कहलाते थे। कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। और यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात है, बहुमत का अभिप्राय 4 जो गवर्नर थे वोटिंग करते थे और जिसके मत में यानी अगर विरोध में 3 खड़े हैं तो गवर्नर जनरल चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। इस लिहाज से, और गवर्नर जनरल को अपना वोट नहीं करना था। केवल टाई होने की स्थिति में, अगर किसी विषय पर 2-2 ने 4 में से 2 ने दोनों पक्ष में 2-2 हैं, तो उस स्थिति में टाई ब्रेक करने के लिए गवर्नर जनरल अपना वोट दे सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को किसी विषय पर वोटिंग करने का राइट नहीं था। टाई ब्रेक करने के लिए करते थे और बाध्य थे कि जो बहुमत जिसके पक्ष में होगा, बहुमत के मान्यता के विरुद्ध, बहुमत के खिलाफ, बहुमत के निर्णय के विरुद्ध कोई फैसला गवर्नर जनरल नहीं ले सकते थे। ये दूसरा प्रावधान था। तीसरा देखिए, प्रशासन तीसरा के आने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते चलें कि प्रशासक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो। प्रशासक मंडल के सदस्यों का कार्य 5 यानी गवर्नर जनरल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था। अब इसमें उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता था। कंपनी के निदेशक मंडल की सिफारिश, कंपनी के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसका? कंपनी का। जो कंपनी का जो निदेशक मंडल था उसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। उसके क्राउन द्वारा बीच में इनको हटाया जा सकता, उनके सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल यानी कंपनी को जो संचालित कर रहे थे उस समय उसके 24 मेंबर होते थे, उसकी सिफारिश पर कि अगर उन्होंने किसी के विरुद्ध प्रशासक मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध उन्होंने शिकायत दर्ज की है तो उनको हटाया जा सकता था। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन। यानी ब्रिटिश क्राउन का अभिप्राय क्या है? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा हटाया जा सकता था। ऐसे सामान्य परिस्थितियों में उनका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। ठीक है, एक नज़र डालते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ने इन लोगों के लिए वेतन की जो व्यवस्था की थी उसमें गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड, जैसा कि हम लोग जानते होंगे पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है और ब्रिटेन में हालांकि यूरो और पाउंड स्टर्लिंग दोनों चलते हैं। लेकिन उन दिनों जब बात हम कर रहे हैं जिस समय की रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय ब्रिटेन की मुद्रा
पाउंड स्टर्लिंग थी, ठीक है। तो 25,000 पाउंड गवर्नर जनरल का वेतन, 10,000 पाउंड गवर्नर का वेतन, 8,000 पाउंड मुख्य न्यायाधीश का वेतन, और अवर न्यायाधीश जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका वेतन कितना था, 6,000 पाउंड, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा एक कोशिश की गई कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है, वरन निर्णय यानी संचालन एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा न करके एक संस्था के द्वारा हो जो नियम पूर्वक संचालन करेगा, इसकी व्यवस्था की गई। इस तरह से एक तरह से समझा जाए कि अराजकता को, अनुशासनहीनता को, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की गई थी इसके तहत। कंपनी के संचालक मंडल में, जिसकी चर्चा अभी हमने की, इसमें 24 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का था, 4 वर्ष का था। इस प्रकार से बंगाल का जब ये आया था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो बंगाल का गवर्नर उन दिनों वारेन हेस्टिंग्स था। यानी बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद बंगाल का गवर्नर न कहला के अब वह कहलाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस तरह से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होने का सौभाग्य मिला वारेन हेस्टिंग्स को। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खामियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसके तहत जो है, यानी एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट था, इसमें इसको हम कह सकते हैं कि यह बस केवल रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमी रह गई थी उसको दूर करने का, तो इस प्रकार से कहा जाता है संशोधनात्मक, यानी एक संशोधन अधिनियम था यह, है ना। किसके संशोधन के लिए था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इससे पूर्व रेगुलेटिंग एक्ट में केवल कलकत्ता की जो सरकार थी, यानी बंगाल की जो सरकार थी, उसको केवल बंगाल के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों ही क्षेत्रों के, यानी तीनों ही क्षेत्र में जो विषय होते उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। किसको, बंगाल की सरकार को या कलकत्ता की सरकार को मिल गया था। इस प्रकार से 1773 से 1786 ईस्वी तक 13 वर्षों तक रेगुलेटिंग एक्ट ही मूल रूप से प्रभावी रहा। बाद में 1786 से पहले ही एक एक्ट आता है, अर्थात तो उसके बाद इसको थोड़ा सा परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। अगले दिन जब हम आएंगे तो अगले क्लास में हम पीठ का इंडिया एक्ट के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।